इस वीडियो में हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट पे बात करेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट में हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जिसमें हमारा DC करंट यहाँ से पैदा होता है, और ये DC करंट की वजह से इसमें मान लेते हैं हमारा कोई करंट पैदा होगा। तो चूँकि ये डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे जो करंट पैदा होगा वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है। अब हम लोग के पास एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है, इसके अनुसार अगर इस बैटरी में से ऐसे करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट होगा, अगर ये हमको कैलकुलेट करना है, जिसे हम लोग पावर कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं I²R। ये रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, उसके अगर अक्रॉस करंट I जाए तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर लॉस होगा या पावर कंज्यूम्ड जो होगा इस सर्किट के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, अगर हमको निकालना है तो हम लोग P = I² करके निकाल सकते हैं। और इसमें पावर कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि ये I जो है, ये I हमारा डायरेक्ट करंट है, इसलिए हम लोग का इसका जो वैल्यू है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। मगर इस बैटरी को हटा के, जो कि हमारा डायरेक्ट करंट पैदा कर रहा था, इसको हटा के अगर हम यहाँ पे एक AC सोर्स जोड़ दें और तब हम जानना चाहें कि इसके क्रॉस कितना पावर लॉस होता है, तो ये इतना हमारे लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये हमारा टाइम का फंक्शन है, तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, ये करंट का जो भी वैल्यू है ये भी हमारा चेंज होते चला जाएगा। जैसे टाइम t = 0 पे करंट 0 है, जैसे यहाँ पे टाइम आ गया तो यहाँ का करंट का वैल्यू इतना होगा, इस पॉइंट पे इस टाइम पे करंट का वैल्यू इतना होगा, एंड सो ऑन। तो अगर ये टाइम के साथ करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है और हमको अगर पावर निकालना है तो I का वैल्यू क्या रखेंगे? DC करंट में I का वैल्यू कांस्टेंट था, तो पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। मगर ये अल्टरनेटिंग करंट जो हमने बैठाया है, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो I तो कांस्टेंट है नहीं, तो इसमें क्या वैल्यू रख के हम पावर को निकालेंगे। इसीलिए अगर AC सोर्स अगर हम यहाँ पे दिए हैं तो पावर अगर कंज्यूम्ड कितना हुआ है ये अगर हमको निकालना पड़े तो बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। और अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल लें वन कंप्लीट साइकिल के लिए, जैसे यहाँ तक पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, इसके लिए एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालें, क्योंकि ये तो करंट वेरी कर रहा है, तो अगर हम एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालें तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो आता है इसका वैल्यू हो जाता है 0। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जो करंट है ये नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल वन कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब पॉजिटिव हाफ प्लस नेगेटिव हाफ के लिए एवरेज वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0। तो अगर हम लोग एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल निकालना है तो ये करंट के बदले क्या लिख सकते हैं, एवरेज का होल स्क्वायर इंटू R, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल या किसी भी होल नंबर ऑफ साइकिल के लिए अगर बात करें तो ये तो 0 है। तो अगर हमको एवरेज पावर कंज्यूम्ड इस फार्मूला के हिसाब से निकालना है तो ये कितना आएगा, 0। तो ये इक्वेशन ये बोल रहा है कि अगर हमारा इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है तो वहाँ पे पावर कंज्यूम्ड होगा 0।
मतलब पावर कंज्यूम्ड ही नहीं होगा, मगर ऐसा होता नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार इस रेजिस्टर के अक्रॉस या तो हम डायरेक्ट करंट बैठाएं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या हम अल्टरनेटिंग करंट बैठाएं। दोनों केसेस में इस रेजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगा और वहाँ पावर का लॉस होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करें, जो कि ये बताता है कि अगर हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग करंट बैठाएंगे तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल जीरो होगा, या किसी भी होल नंबर ऑफ साइकिल के लिए जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो जीरो होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे है। ये जो पावर कंज्यूम्ड है ये डिपेंड कर रहा है आई स्क्वायर पे, ना कि आई पे। और हमने यहाँ पे जो निकाला है आई का एवरेज निकाला है, ना कि आई स्क्वायर का। ये आई एवरेज इसलिए जीरो हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू नेगेटिव। तो ओवरऑल हम निकाल रहे थे वन कंप्लीट साइकिल के लिए, तो एवरेज वैल्यू जीरो आ रहा था। मगर हम आई स्क्वायर का एवरेज निकालें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो, आई स्क्वायर का जो एवरेज होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है। तो आई का वैल्यू हमारा -2 हो तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? +4। और आई का वैल्यू +2 हो तब भी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +4। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि हम लोग आई का एवरेज ना निकाल के अगर आई स्क्वायर का एवरेज निकालें तो हमारा कुछ यहाँ पे काम बन सकता है। और इस सर्किट में अगर हम अल्टरनेटिंग करंट बैठाते हैं तो पावर कितना कंज्यूम्ड होगा ये हमारा उस हिसाब से निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आई स्क्वायर का अगर हमको एवरेज निकालना है तो आई स्क्वायर का एवरेज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू किसी भी टाइम पीरियड के लिए, तो मानते हैं हमारे पास वन कंप्लीट साइकिल है, इसके लिए तो टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखे हैं और यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर और टाइम का चूँकि फंक्शन है तो यहाँ पे हम डी टी देंगे और 0 टू कैपिटल टी और यहाँ पे टी देंगे, डी टी देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला। अब हम लोग को जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है आई, इसका वैल्यू कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम आई स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी। आई स्क्वायर के बदले में हम कितना रख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी और डी टी। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई नॉट, ये तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर वैल्यू बाहर आएगा और यहाँ पे हो गया 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और डिवाइडेड बाई ये जो है, अगर इसका अगर हम इंटीग्रेशन भी यहाँ पे ले लेते हैं तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कैपिटल टी है, तो इसको हम लोग सीधा कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो आई एवरेज का वैल्यू यहाँ तक इतना है। अब हम लोग को इसमें अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ सकता है, हम लोग देखते हैं क्या। तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अगर इसको हमको सोल्व करना है तो हम लोग के पास एक फार्मूला है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे साइन है तो इसको हम लोग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ये यहाँ पे cos 2 थीटा होगा और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हो गया -1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। या अगर हम यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 0 to t और साइन स्क्वायर ओमेगा t के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे जो dt है इसको हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 to t, यहाँ पे 1 है तो dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -0 to t cos 2 ओमेगा t dt 1/2। इसका जो इंटीग्रेशन है ये सीधा हो जाएगा t माइनस, और यहाँ पे जो है इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा t अपन 2 ओमेगा और 0 to t हो जाएगा। ये लिमिट जो है यहाँ पे हम लोग कर लिए तो फिर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा t माइनस, अब 1/2 ओमेगा ये तो बाहर आएगा। यहाँ पे अगर हम t का वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा स्मॉल t के बदले यहाँ पे कैपिटल T और माइनस ये 0 है तो यहाँ पे साइन और t का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो हो जाएगा साइन 0 और यहाँ पे इतना आ गया। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और फिर यहाँ से ये जो कैपिटल T है ऐसा ही रहेगा और माइनस 1/2 ओमेगा और इसके बदले हम देखें तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t और साइन 0 ये तो 0 हो जाएगा तो ये 0 का मतलब ये ख़त्म हो गया फिर, और यहाँ पे 1/2 हो गया t माइनस 1/2 ओमेगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन 2 ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू यहाँ पे कैपिटल T है ही तो ये हो जाएगा 1/2 कैपिटल T माइनस 2 बाई ओमेगा, ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 पाई और यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि साइन n पाई जो है ये कितने के बराबर होता है, 0। तो यहाँ पे तो 4 पाई है तो n पाई कहीं हो गया तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 t माइनस 0। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, t डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इतने के बदले ये जो टर्म है इसका जो वैल्यू हुआ यहाँ पे आ गया t/2। तो यहाँ पे हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये I0 स्क्वायर तो है ही और इसके बदले यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हमारा कितना आया है, कैपिटल T/2। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे कैपिटल T/2 और डिवाइडेड बाई ये जो कैपिटल T है यहाँ पे है ही तो ये जो कैपिटल T है और ये कैपिटल T है ये तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा इसका वैल्यू कितना बच जाएगा, I0 स्क्वायर अपन 2। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि I स्क्वायर का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये तो I0 स्क्वायर अपन 2 आ रहा है और I0 कहने का मतलब हमारा पीक वैल्यू हो गया और ये पीक वैल्यू तो कांस्टेंट होता है और डिवाइडेड बाई 2 ये भी कांस्टेंट हो गया। तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यहाँ पे हमारा 0 नहीं आ रहा था, हम अगर I का एवरेज निकाल रहे थे 1 कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमारा I का एवरेज 0 आ रहा था, मगर I स्क्वायर का अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है बल्कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, वो भी पीक वैल्यू के टर्म में। तो अब अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा अब काम बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर करंट जो है ये आखिर होता क्या है। तो ये जो हमारा I स्क्वायर का जो एवरेज आया है ये चूँकि कांस्टेंट वैल्यू आया है
अब इस आई स्क्वायर एवरेज को, ये जो आई स्क्वायर एवरेज है, इसको हम लोग नाम देते हैं मीन स्क्वायर करंट। इसको हम लोग मीन स्क्वायर करंट के नाम से जानते हैं। अब इस मीन स्क्वायर करंट का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, मतलब इसका आई स्क्वायर जो एवरेज है, मीन स्क्वायर करंट का अगर हम एवरेज का ये जो वैल्यू है इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये कितना आएगा देखते हैं। तो आई स्क्वायर एवरेज ये हमारा कितना आया है, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो मीन स्क्वायर करंट का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। तो हमारा IRMS जो वैल्यू है एक्चुअली में कितने के बराबर हो गया, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रूट मीन स्क्वायर करंट है ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के टर्म्स में आया है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक उसी तरह अगर हमको रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, IRMS इज इक्वल टू ई नोट बाई रूट 2, जहाँ की ई नोट क्या हो गया, ये हो गया हमारा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हम लोग इस तरह से RMS वैल्यू जो है निकालते हैं। और एक और बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हमने आई स्क्वायर का जो एवरेज निकाला है ये सिर्फ 1 कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला हुआ है और इसका वैल्यू आई नॉट स्क्वायर अपन 2 आया है। मगर अगर हम इसका एवरेज 2 साइकिल के लिए, 3 साइकिल के लिए या किसी भी होल नंबर ऑफ साइकिल के लिए वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। तो उन केसेस में भी RMS वैल्यू ऑफ जो करंट है एग्जैक्टली सेम होगा। तो मतलब ये रहा कि हम किसी भी होल नंबर ऑफ साइकिल के लिए इन दोनों फार्मूला को यूज करें, कोई हमारा दिक्कत नहीं आता है। मतलब किसी भी टाइम पीरियड के लिए करें तो ये दोनों फार्मूला एग्जैक्टली वैलिड है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रूट मीन स्क्वायर जो हमने करंट बोला हुआ है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट को सेंड किया हुआ है और यहाँ पे एक हमने रजिस्टर यूज़ किया है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है उसके अनुसार अगर हम अल्टरनेटिंग करंट भी इसके अक्रॉस सेंड करते हैं तो यहाँ तो पावर लॉस होगा। तो मान लेते हैं कि इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट बैठाने की वजह से यहाँ पे जो पावर लॉस हुआ है, एवरेज पावर लॉस हुआ है, उसको मानते हैं P। अब हम एक दूसरा कंसीडर सर्किट करते हैं जहाँ पे हमने एक DC करंट को पैदा किया हुआ है बैटरी के हेल्प से और यहाँ पे भी वही रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है जो कि हमने यहाँ पे AC सर्किट में यूज़ किया हुआ था। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस ये DC करंट बैठाने के बाद भी अगर हमको जो AC सर्किट में जो पावर लॉस हुआ है उतना ही यहाँ पे भी अगर पावर लॉस कराना है तो उसके लिए इस DC सर्किट में कुछ ना कुछ DC करंट तो हम बैठाएंगे। जो अमाउंट ऑफ DC करंट इसमें बैठाएंगे इस सर्किट में, जिसके वजह से इस सर्किट में उतना ही पावर लॉस हो जो कि अल्टरनेटिंग करंट बैठाने से इस सर्किट में यहाँ पे जो पावर लॉस हुआ है उस DC करंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, IRMS। इसलिए हम लोग जब IRMS या रूट मीन स्क्वायर करंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं द इक्विवेलेंट DC करंट। मतलब ये जो IRMS वैल्यू आया है ये हमारा क्या है, DC करंट का इक्विवेलेंट है।
that would produce the same average power loss as alternating current। और इसको अगर हमको आसान भाषा में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डीसी सर्किट है जिसमें एक डीसी करंट चल रहा है, तो इस करंट में एक सिंगल नंबर से हम वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 एम्पियर 5 एम्पियर करंट इसमें गया हुआ है। ठीक उसी तरह अगर हमको एसी सर्किट में जहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट को सेंड किया है, और अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, तो इस सर्किट में भी करंट कितना फ्लो किया है अगर एक सिंगल नंबर से अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो जो कि डीसी का इक्विवेलेंट हो, उस सिंगल नंबर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, IRMS। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ RMS करंट। तो इस RMS करंट का जो इम्पोर्टेंस है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये हो गया कि कोई भी हमारे पास अगर एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो, जैसे कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसमें हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सेंड किया हुआ है, तो ये हमारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया जो कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अब इस केस में अगर हमको पावर लॉस कितना हुआ है इसके क्रॉस ये अगर हमको निकालना है, तो हम लोग इस RMS करंट का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। जब हमको डीसी सर्किट में पावर का जो वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, I²R। अब डीसी सर्किट में ये पावर निकालना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि ये I का जो वैल्यू होता है उस केस में कांस्टेंट होता है, मगर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इस केस में तो I का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इस केस में अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर RMS वैल्यू नहीं होता तब हमारा दिक्कत था, मगर हम जानते हैं कि इस सर्किट में जो डीसी करंट का इक्विवेलेंट है वो तो RMS वैल्यू है। तो इसके बदले I के बदले अगर हम लिखें IRMS होल स्क्वायर इंटू R, तो हमारा इस फार्मूला के अनुसार इस सर्किट में जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट सेंड किया हुआ है, तो इस अल्टरनेटिंग करंट सेंड करने की वजह से इस रजिस्टर के क्रॉस कितना पावर लॉस हुआ है ये बिल्कुल हम लोग इस फार्मूला के वजह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये मुमकिन इसीलिए हुआ क्योंकि RMS जो वैल्यू है इस डीसी करंट का इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसके बदले हम लोग ये लिख पाए। अगर ये RMS वैल्यू नहीं रहता तो फिर हम लोग इस सर्किट में पावर कितना लॉस हुआ है ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये हमारा पहला इम्पोर्टेंस हो गया कि कोई भी हमारा प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट है उस केस में अगर हमको एवरेज पावर लॉस कैलकुलेट करना है तो RMS जो करंट है इसके हेल्प से हम लोग पावर कितना लॉस हुआ है कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग दूसरा इम्पोर्टेंस देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास डीसी सर्किट है तो इस डीसी सर्किट में हम लोग कुछ फार्मूलाज को यूज करते हैं, जैसे V = IR, P = IV, P = I²R, P = V²/R। और इस फार्मूलाज में हम लोग देख रहे हैं कि I ये जो कंस्टेंट होता है तो डीसी सर्किट में आराम से यूज हो जाता है। अब इसी फार्मूला को अगर हमको एसी सर्किट में भी यूज करना है और हमारे पास ये RMS करंट या RMS वोल्टेज नहीं होता तो इन फार्मूलाज को हम लोग यूज नहीं कर पाते। मगर हम जानते हैं RMS करंट हो या RMS वोल्टेज हो, इसका डीसी करंट का इक्विवेलेंट है या डीसी वोल्टेज का इक्विवेलेंट है, तो V के बदले हम लोग यहाँ पे VRMS = I के बदले IRMS, और ये R जो है वो तो है ही, ये तो P है, फिर उसी तरह I के बदले IRMS और V के बदले VRMS। P का वैल्यू ऐसा ही है, ये RMS का होल स्क्वायर R और यहाँ पे VRMS का होल स्क्वायर R। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस RMS वैल्यू जो है, RMS वैल्यू के बेसिस पे इन फार्मूलाज को
जो कि डीसी सर्किट में यूज कर सकते थे हम लोग, इसको आरएमएस वैल्यू के हेल्प से हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिए, एक ऐसे फार्मूलाज में जो कि अगर हमारे पास एसी सर्किट भी है तो उस एसी सर्किट में भी इस वैल्यूज़ को हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और ये पॉसिबल आरएमएस वैल्यूज़ की वजह से ही हुआ, क्योंकि आरएमएस वैल्यूज़ डीसी करंट या डीसी वोल्टेज का इक्विवेलेंट है, वरना हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा एडवांटेज हम यही कहेंगे कि इन फार्मूलाज को आरएमएस के वैल्यूज़ के हेल्प से हम लोग एसी सर्किट के लिए भी यूज कर पाएंगे।